हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, जो कि आपका 15 दिसंबर को होना निश्चित हो गया है। आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है पहले 1 दिसंबर को होना था, लेकिन कल एक नोटिस जारी हुई है सीटेट की तरफ से, जिसमें यह आया है कि अब ये एग्ज़ाम 1 दिसंबर को नहीं जबकि 15 दिसंबर को करवाया जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम और मिल गया है, 14 से 15 दिनों का। अब आप लोग अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये जो 15 दिन का आपको टाइम मिला है। फिलहाल हम लोग अपनी इस क्लास में करते हैं सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बनने लगभग तय हैं, क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों के वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई कई बार बने हैं, और यहीं से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो लगातार इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा और अंतिम क्वेश्चन तक देख करके जाना है, और आप लोग देखिएगा कितने आपके क्वेश्चन सही निकलते हैं। हम लोग अपनी क्लास में 20-20 क्वेश्चन करते हैं। अब तक आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको क्लासें मिल जाएंगी। आज अपनी है ये 5वीं क्लास, और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे। आपको बताना है देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल और औचिकी। इनमें से अशोक के अभिलेख जो हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार बन चुका है। अगर हम बात करें अशोक के अभिलेख की, तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनके अभिलेख को पढ़ा था। 1837 और 38 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत हो, क्योंकि क्वालिटी या थोड़ी सी डाउन आ रही है इस समय। तो 2-3 क्वेश्चनों में दिक्कत आपको होने वाली है, उसके बाद में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि। आपको बताना है कि जब हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी एक साइड दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? पहला ऑप्शन है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। जबकि तीसरा ऑप्शन है, चंद्रमा केवल पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। जबकि चौथा ऑप्शन है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है, इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको पढ़िए, इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, पटवारी या फिर लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पटवारी या फिर लेखपाल के बारे में 2 कथन हैं। आपको बताना है कि दोनों सही हैं या फिर एक सही है या फिर कोई भी नहीं सही है। पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमिका आदतन लेखा जोखा रखता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पटवारी होता है, लेखपाल होता है, उसके पास में पूरे गांव का मैप होता है, और उस मैप के ऊपर किस व्यक्ति के पास में कितनी ज़मीन है, कहाँ पर है, पूरा लेखा जोखा रहता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब बी वाला पढ़ते हैं। बी कथन लिखा है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। जो लेखपाल या पटवारी होता है उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई गई हैं, कितने हेक्टेयर किस फसल का रकबा है, ये सभी जानकारी सरकार को उपलब्ध मतलब कि करवाता है पटवारी। हम कह सकते हैं इसमें कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। तो जहाँ पर भी आपका ए और बी दोनों सत्य होगा वही आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, देखिए दिया है ए और बी दोनों सही हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। वीएस एग्जामों में अब तक पूछे गए हैं 8 से 10 सालों में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी यहाँ पर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, जिनमें से आपको ग्राम सभा के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया है, यह जिले में सभी गांवों के
सरपंचों की बैठक का स्थल है। दूसरा कथन है यहाँ पर, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा ऑप्शन है, सभी ग्राम पंचायतों को विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। जबकि चौथा ऑप्शन है, ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो जो आपका यहाँ पर सही रहने वाला है वह है, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए लिखा है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। आपको बताना है इनमें से भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए ऐसी कौन सी क्रियाविधि है जो कि नहीं अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन है, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र की पहचान के लिए संकट मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, यह भी आपका सही है। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। हमें पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी को बांधे रखते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से, जिससे भूस्खलन कम हो जाता है। लेकिन अगर हम वनस्पति को कम कर देंगे तो भूस्खलन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, यानी ये ऑप्शन इसका गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होने वाला है, कौन सा सही है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। दूसरा ऑप्शन है, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। जबकि तीसरा ऑप्शन है, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। जबकि चौथा ऑप्शन है, अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू और बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है इन चारों में से। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वह है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से आपको क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखेंगे। 2 से 4 क्वेश्चनों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अब आपको बिल्कुल सही क्लियर नज़र आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कीजिए क्या रहने वाला है। लिखा है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अगर हम बात करें तवारीख, तो तवारीख बोलते हैं इतिहास को। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख यानी कि इतिहास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। दूसरा ऑप्शन है, तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। जबकि तीसरा ऑप्शन है, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। जबकि चौथा ऑप्शन है, लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। हमें यहाँ पर बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो जो आपका यहाँ पर सही है वह है, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया है उनका सबका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 बन जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, केवल कर्क और विषुवत वृत्त के मध्य में। जबकि दूसरा ऑप्शन है, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य में। तीसरा ऑप्शन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। जबकि चौथा ऑप्शन है, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य में। तो हमें बताना था कि कम से कम एक बार सीधा ऊपर से सूर्य दोपहर के समय कब चमकता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, तो आपका रहने वाला है
कर्क और मकर रेखा के मध्य में। क्या हो जाएगा? कर्क और मकर रेखा के मध्य में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको बताना है जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। आपको बताना है इन चारों में से जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, दूसरा ऑप्शन है पौधे और जंतु जगत, जबकि तीसरा ऑप्शन है भूमि जलवायु पौधे और पशु, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो इन चारों में से जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा रहने वाला है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूमि जलवायु पौधे और पशु, यह इसका सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग की जो लड़ाई लड़ी गई थी 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, और ये जो कलिंग है ये कहाँ पर है? यह है उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखा है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि? यह जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जामों में आपके बना है सीटेट के। यहाँ पे पूछा गया है कि अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, यानी कि मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, नहीं, ये गलत है आपका। दूसरा है दंतुरित तटीय क्षेत्र है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है तट के साथ गर्म धारा बहती है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है, यानी कि मिलान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया उनका सबका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार। लिखा है भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या फिर जलसंधि। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। जलसंधि की अगर हम बात करें तो जलसंधि कहाँ पर है? आपको पता होगा कि पाक जलसंधि हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में है। के बीच में क्या है? जल ही समुद्र है और इसी के द्वारा इनका मिलान होता है। तो इसके बीच में जो जलसंधि इसको कहते हैं पाक जलसंधि। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जलसंधि नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। द्वीप भी नहीं होगा, खाड़ी भी नहीं होगा, क्या होगा? भूसंधि होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए क्या होने वाला है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र का आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है विश्व का भौतिक मानचित्र, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का पोस्टर, तीसरा ऑप्शन है ग्लोब, चौथा ऑप्शन है विश्व का राजनीतिक मानचित्र। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बताना था कि कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो हम कह सकते हैं कि इन चारों में से जो सबसे अधिक उपयुक्त रहने वाला आपका ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ग्लोब, यानी कि 3। क्या हो जाएगा? ग्लोब बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं मैप से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी मानचित्र से संबंधित है। देखिए लिखा है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ि चिन्हों के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा या फिर विषय संबंधी मानचित्रों के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार बन भी चुका है। मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों के द्वारा। आपको पता होगा कि मानचित्र के ऊपर चिन्ह बनाए जाते हैं कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पे रेलवे लाइन है, कहाँ पे रोड है और कहाँ पे हाईवे है। इन सभी को मतलब कि एक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा रूढ़ चिन्हों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? अगर आपको 2012 लिखना है तो आप इनमें से किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था और सभी लोग ज़्यादातर लोग मतलब कि गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को। 90% लोगों ने गलत किया था। क्या BC या फिर EC, AD या फिर AP, मतलब कि क्या लगाएंगे?
फटाफट आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसको लिखने के लिए आपको एनो डोमिनी यानी कि एडी लगाना पड़ेगा। एडी लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में, एडी 2012। ए का मतलब होता है एनो और डी का मतलब होता है डोमिनी। एनो डोमिनी 2012 लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, फिर रेलगाड़ी में यात्रा करना। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो अपनी मातृभाषा में बोलना है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। यही विविधता को बढ़ावा देने वाला है ऑप्शन, बाकी कोई भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? इनाम नगर, हल्लर, भीमबेटका या फिर बुर्ज होम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। अब तक आंसर भी आपका आ चुका होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ज़रूर नहीं है कि सभी क्वेश्चन हार्ड बनते हैं, कुछ आसान भी होते हैं और कुछ हार्ड भी होते हैं। यहाँ पर जो पूरा पाषाण स्थल है वह है भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर बात करें इनाम गाँव की, तो ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के पुणे में इनाम गाँव। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, इसको क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। फटाफट आंसर कीजिए एक बार सभी लोग, देखते हैं किसको किसको पता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। घूर्णन कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है, कक्षीय समतल कहते हैं या फिर प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है यह 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, जिसको हम कहते हैं परिक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अगर बात करें घूर्णन की, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन, यानी सूर्य का जो ये चक्कर लगा रहे इसको कहते हैं परिक्रमण। और जो ये पृथ्वी इस चक्कर लगाने को साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, इसको कहते हैं घूर्णन। अगर हम प्रदीप्त की बात करें, ये जो ऑप्शन नंबर 4 आपका है, तो इसका मतलब होता है दिन रात को, ये जो है दिन रात को बांटता है, इसको कहते हैं प्रदीप्त। दिन और रात को अलग अलग भागों में डिवाइड करना कहलाता है प्रदीप्त। तो आप लोग याद रखना इन तीनों ही बातों को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसको बताइए क्या सही होगा। लिखा है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? विशिष्ट महत्व कब था कर प्रथा का? हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में, महाजनपद में या फिर गुप्त काल में? आपको आंसर करना है और इसका आंसर बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहीं से क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप लोगों के लिए हमारे मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर बहुत ही बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर बहुत सारे नोट्स फ्री में भी हैं। हिमांशी मैम के सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर। तो आप लोग अभी जाइए अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और वहाँ पर लिखिएगा मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप, तो आपको डाउनलोड करने के बाद में कई सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको पैड लेना है सामाजिक विज्ञान का, तो 100-150 रुपये में आपको पैड नोट्स मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान का। यहाँ से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आपके लिए एनसीईआरटी किताब बिल्कुल निःशुल्क में दी गई हैं मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा महाजनपद। क्या हो जाएगा? महाजनपद। देखते हैं ये लिया कहाँ से गया था। ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया था। लिखा है कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर है महाजनपद। आप लोगों ने देख भी लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? आपको बताना है मुंडा जनजाति के बारे में। छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग या फिर कुल्लू? फटाफट आंसर करेंगे एक बार सभी लोग। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर आपका कहाँ है? झारखंड में है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? भारत में मुंडा जनजाति
कहाँ पे निवास करती है? छोटा नागपुर यानी कि झारखंड में निवास करती है। आप लोग बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले? क्या आप 15-16 क्वेश्चन कर पाए या फिर नहीं कर पाए? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नियमित रूप से सामाजिक विज्ञान और हिंदी, CDP या फिर अन्य कोई हो, EVS हो, इन सभी क्लासें मिलती रहेंगी और आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित रहने वाली हैं। और आपके लिए हिमांशी मैम की भी क्लासें यहाँ पर करवाई जा रही हैं, आप लोग उनको भी लगातार देखते रहिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।